नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे संसद के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बात करें संसद के बारे में तो संसद जो है सरकार का विधायी अंग है और भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें संसद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो याद रखिएगा, संसद के बिना जो है सरकार जो है अधूरीपन रहता है। इसका सरकार का मतलब कोई भी नियम कानून होता है वो संसद से पारित होता है, इसलिए अहम भूमिका होती है संसद की। ये याद रखिएगा भारतीय शासन व्यवस्था में। फिर बात करते हैं जो संसद है उसकी शक्तियों का वर्णन, संरचना की और गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है। तो आइए बात कर लेते हैं। बात करें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो मिलता है भाग 5 के अध्याय 2 में मिलता है और अनुच्छेद जो है 79 से 122 संबंधित है। ये याद रखिए। इसमें जो बताया गया संसद की गठन बताया गया है, संरचना बताई गई, प्रक्रिया और शक्तियों का वर्णन किया गया है। बात करें अनुच्छेद 79 के तहत जो है जो भारत का राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा। फिर जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन बोला जाता है और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोला जाता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है जो राष्ट्रपति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अंग होता है, संसद का अंग होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। ये पॉइंट दोनों महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए, संसद के अगर अंग पूछे जाए तो 3 होते हैं और सदन पूछे जाए तो 2 होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो दोनों बातें याद रखना अलग अलग। आगे बात करें तो संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होता है वो अधिनियम तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति जो है वो स्वीकृति ना दे, मतलब अनुमोदन ना दे, तब तक वो नियम नहीं बनता है। तो याद रखिएगा वो कानून अधिनियम नहीं बनता है। बात हो गई संसद के बारे में। अब संसद के जो सदन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो बात करते हैं पहले राज्यसभा के। तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख जो किया गया है वो किसमें, अनुच्छेद 80 में किया गया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाता है बार बार। फिर बात करें इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई वो 250, जिसमें से 238 जो सदस्य हैं वो कहाँ से निर्वाचित होते हैं, वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 80(1) के तहत जो है मनोनीत करता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर जान लेते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कौन कौन सी संख्या कितनी है वहाँ पे राज्यों में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 11 है, फिर असम में 7 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, बिहार में 16 है। और जान लेते हैं यहाँ पे संख्या भी कभी कभी राज्यों से पूछ लेता है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में 5, फिर गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3 और जम्मू कश्मीर में 4, झारखंड में 6, कर्नाटक में 12, केरल में 9, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 1, मेघालय में 1 और मिजोरम में भी 1। एक एक वाली संख्या याद रखिएगा क्योंकि सीटों से भी मैचिंग में प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करें नागालैंड, नागालैंड में भी 1 है और दिल्ली में जो है वो 3 है। उड़ीसा में 10, पुडुचेरी में 1 है और जो पंजाब है उसमें 7 हैं, राजस्थान में 10 हैं और सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, त्रिपुरा में 1 और उत्तर प्रदेश में 31, उत्तराखंड में 3 और पश्चिम बंगाल में 16, तेलंगाना में 7। फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 3 मात्र ऐसे प्रदेश हैं जिसको राज्यसभा के प्रतिनिधि शामिल होते हैं राज्यसभा में। तो कौन कौन से प्रदेश हैं, तो दिल्ली है, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर है। फिर आगे बात करें चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। तो चौथी अनुसूची याद रखना है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, चौथी अनुसूची। फिर आगे बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। फिर आगे बात करें जो स्थायी सदन होता है वो राज्यसभा होता है और इसको भंग नहीं होती है, मतलब भंग नहीं किया जा सकता और भंग नहीं होती है। फिर आगे बात करें इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद जो है प्रावधान कहाँ किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 83(1) में किया गया है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 89(1) के तहत कहा गया है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, ये याद रखिएगा। और राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये पॉइंट भी देख लीजिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया है तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जब उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्य करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो उसको जो है सभापति का जो वेतन भत्ता होता है वो उसको नहीं दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे जो है लोकसभा में प्रश्नकाल कितने से कितने बजे तक होता है, तो 11 से 12 बजे के बीच होता है।
अब आप कैसे याद करेंगे? जैसे स्कूल जब खुलता है तो सुबह सुबह क्या होता है, जो बच्चे कल पढ़ के गए उन्हें कुछ सवाल होते हैं तो वो टीचर से पूछता है। वैसे ही लोकसभा का जो सुबह सुबह वाला सत्र होता है 11 से 12 का, वो प्रश्नकाल होता है। और उसके बाद जब मतलब क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है तो वो शून्यकाल हो जाता है। मतलब कि अब तो कुछ बचे नहीं, जो प्रश्न किए थे वो आप मिल गया तो ये जीरो हो गया, मतलब शून्यकाल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर आगे बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पहले शून्यकाल होता है। राज्यसभा में क्या होता है? शून्यकाल होता है। जैसे जब टीचर ने आपने लोकसभा में प्रश्न किए, मतलब एक टीचर ने, जो बच्चा होता है टीचर से क्वेश्चन करता है क्लास में, जब उसको मतलब मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, अगर वो संतुष्ट नहीं होता है या कोई चीज़, तो वो प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल वो क्वेश्चन को आंसर तो पहले मिल गया, वो शून्य हो जाता है। फिर प्रिंसिपल उसे नई सजेशन देता है, नए क्वेश्चन देता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल किस समय होता है, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह है। तो यह नाम याद रखिएगा, वर्तमान में पूछे जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 90 में कहा गया है कि जो उपसभापति है उसका पद रिक्त होने या पद त्याग करने या पद से हटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 90 में। कैसे? अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो पद जो रिक्त देगा। और अगर कोई भी जो है राज्यसभा है, अगर उपसभापति है, सभापति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देना चाहते तो भी वो पद रिक्त रहेगा। फिर भी अगर कोई है, उसको हटाने के लिए जो है प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 14 दिन से पहले जो होगा सूचना देनी पड़ेगी उसे, तो इस तरीके से हटाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 92 में एक कहा गया है, जब सभापति उस सभापति को हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठा आसीन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे कहा गया है 2003 में जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति जो है राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, वो संसदीय क्षेत्र कहीं से भी पंजीकृत कर सकता है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा में जो शक्तियां हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो राज्यसभा में जो है कम से कम जो है 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची में किसी भी विषय की राष्ट्र महत्व के लिए जो है संसद द्वारा कानून बनवाया जा सकता है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अनुच्छेद जो है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 249 में, ये याद रखिएगा। ये PCS 2013 में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, और वो जो है जो नियम कानून बनाया है संसद ने, उसको जो है 1 साल तक होगा। अगर वो संसद राज्यसभा चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है अधिकतम 1 वर्ष के लिए, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं के सृजन का अधिकार पत्र जो होता है वो राज्यसभा को प्राप्त होता है। फिर आगे बात करें, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा। PCS 2018 में पूछा गया है। अनुच्छेद पूछ ही जाता है, आपको ये लाइन दे दी जाएगा और अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। फिर आगे बात करें, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा में 14 दिन के लिए आता है। अगर राज्यसभा जो है वो 14 दिन के अंदर जो है भेजती नहीं है, वापस नहीं भेजती, तो उसको पारित समझा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जब तक कि उसका लोकसभा में सहमति ना हो, तब तक वो कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। जैसा भेजा गया है लोकसभा से वैसे उसको हस्ताक्षर करने होते हैं, फिर उसके बाद पारित करना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर नहीं भेजता है तो वो पारित समझा जाएगा, और उससे पहले 14 दिन से पहले वो फिर से लोकसभा में भेज दे, और या फिर आगे भेज दे, या जो राष्ट्रपति होता है उसके बाद भेजा जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको एक कमेंट करके बताना है कि अगर जो राष्ट्रपति है उसके पास अगर कोई विधेयक भेजा गया है अनुमोदन के लिए, अगर राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 में होता है, जबकि पहली बैठक जो हुई है वो 13 मई 1952 में हुई, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन कर सकता है, लेकिन कितने महीने का गैप होना चाहिए? 6 माह का गैप होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में बात करें, इसका उल्लेख जो किया गया वो अनुच्छेद 81 में किया गया है, और ये निम्न सदन है, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें जो है अधिकतम जो संख्या होती है 550 होती है, ये याद रखिएगा। 550 अधिकतम संख्या होती है। फिर आगे बात करें, 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसमें क्या होता है, SC ST की जो आरक्षण सीटें हैं, मतलब इस आरक्षण स्थान है, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसी संविधान संशोधन में जो है एंग्लो इंडियन जो सीटें थी उसको समाप्त भी कर दिया गया था, तो याद रखिए 104वां संविधान संशोधन जो होता है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, आगे वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिर आगे बात करें, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना
87 नंबर के संविधान संशोधन जो 2003 पर आधारित है, ये याद रखिएगा। फिर 84 नंबर का संविधान संशोधन 2001 में होता है, इसमें प्रावधान किया गया 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक अर्थात 2031 तक लोकसभा विधानसभा और सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 543 है। 543 में 524 जो है वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें, अनुच्छेद 83(2) के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रथम अधिवेशन जो है नियत तारीख से 5 वर्ष तक ही होगी। फिर आगे बात करें, राष्ट्रपति जो होता है उसको ये अधिकार होता है कि लोकसभा जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उससे पहले भी विघटित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, जो लोकसभा है उसमें सीटों का आवंटन जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सीटों का जो है अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें वो 47 सीटें हैं। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 330 में प्रावधान है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे लोकसभा सीटों और सदस्यों की संख्या दी है तो देख लेते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है 25 सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर असम में 14 हैं, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, हरियाणा में 10, जम्मू कश्मीर में 5, अरुणाचल प्रदेश में 2, बिहार में 40, गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, नागालैंड में 1, पंजाब में 13, सिक्किम में 1, केरल में 20, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 21, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 17। फिर आगे बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में 39, उत्तर प्रदेश में 80, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में 42, दिल्ली में 7, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, लद्दाख में 1, त्रिपुरा में 2 और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें 2 सीटों के लिए 2 बार चुनाव कराया गया। आपने अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे पहले से अपलोड है, उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करें, उत्तराखंड में 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप जो है 2 और पुडुचेरी 1। तो इतनी ये सीटें और इतने जो है सदस्य हैं लोकसभा के, याद रखिए इन राज्यों में। फिर आगे बात करें, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान होता है। अगर बात करें आगे कि जो मतदान है वो आयु कितनी निर्धारित की गई, तो 18 वर्ष, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का 23 वर्ष होनी चाहिए। आपको ये कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से जो है सबसे कम उम्र के सांसद बने और कौन से पार्टी से हैं, तो ये आप एक कमेंट करके बताइएगा। और मानसिक रूप से सही हो वो चुनाव लड़ सकता है और भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, ऐसा जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है ऐसा व्यक्ति। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे विधेयक के प्रकार दिए हैं, तो विधेयक के बारे में जाने। तो विधेयक के प्रकार जो है साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक होता है और विशेष विधेयक होता है। तो इनको भी डिवाइड किया गया है, तो आपको विधेयक का प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर तो यहाँ पे वित्तीय विधेयक के बारे में बात करें तो वित्तीय विधेयक फर्स्ट होता है और वित्तीय विधेयक जो होता है सेकंड होता है। और फिर विशेष विधेयक जो होता है वो संविधान संशोधन विधेयक होता है, जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम बनाए जाते हैं। तो इसमें संविधान संशोधन विधेयक होता है। इसको भी देख लीजिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक तो संघीय होता है और एक गैर संघीय होता है। तो इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक, संघीय में राज्यों की सहमति आवश्यक होती है और गैर संघीय में राज्यों की सहमति जो है आवश्यक नहीं होती है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन से जो है अनुच्छेद में बताया गया है कि जो है राज्य की सहमति हो या ना हो तब भी जो है राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, या कौन से भाग में वर्णन किया गया है, कौन से अनुच्छेद में कि राज्य का अगर नाम बदलना चाहे सरकार तो बदल सकती है, राज्य की सहमति हो या ना हो। तो आपको कमेंट करके बताना है किस अनुच्छेद के तहत और किस भाग में आता है। फिर आगे बात करें, आपातकाल की स्थिति में जो है संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, लेकिन अधिकतम 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, जो आपात की उद्घोषणा के वर्तमान में जो है उसका विस्तार जो है 6 माह के भीतर अवधि नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो स्थगन कर सकता है लोकसभा को, और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है, विघटन कर सकता है, याद रखिएगा लोकसभा का। आगे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, लोकसभा में कोरम गण पूर्ति कुल संख्या जो होती है वो 1/10 होती है, मतलब 55 सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा।
फिर यहाँ पे दिया लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का देखा जाए तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 93 में मिलता है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों में से ही, मतलब जो लोकसभा के 543 सदस्य हैं उसी में से जो है एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों से, याद रखिएगा। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसके रूप में ही शपथ लेता है, याद रखिएगा, और ना कि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 94 खा के अनुसार अगर देखा जाए तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है और जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इनको हटाने की बात की जाए तो इनको प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, लेकिन ये सूचना भी 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर यहाँ पे अन्य तथ्य में देखें तो 108 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसमें जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, IAS 2003 में पूछा गया था। यहाँ पे जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये अनुच्छेद जो है 118(4) में प्रावधान किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये पॉइंट भी बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 13 मई 1952 में अधिवेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष दिए, एक तरफ अध्यक्ष दिए और एक तरफ कार्यकाल दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम पूछा जाता है तो GV मालवंकर, इनका जो कार्यकाल है वो कितना है तो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा, ये भी याद रखिएगा। तो ये कार्यकाल भी पूछा जाता है। आपको पहला नाम याद रखना है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे नाम है। फिर आगे बात करें 17वें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। 19 जून 2019 से स्टार्ट होता है और अभी फिर से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी बना दिए गए, ये भी याद रखिएगा। फिर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो GV मालवंकर थे। उपाध्यक्ष जो थे M अनंतर साइम। फिर आगे बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमारी थी, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र जो है वो मलकाजगिरी तेलंगाना का है और सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। सबसे कम और सबसे अधिक पूछा जा सकता है। फिर आगे बात करें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा तो लद्दाख है और सबसे छोटा जो है चांदनी चौक दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से जो है प्रशासन का नियंत्रण रखती है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें यहाँ पे भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है, तो याद रखिएगा सचिवालय पूछा जा सकता है। फिर आगे बात करें प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसका कार्य होता है नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं लोकसभा के उनको शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। ये पॉइंट भी पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 85 के अनुसार अगर देखा जाए जो लोकसभा के सत्र होते हैं, जो अंतिम बैठक होती है और जो आगामी बैठक होती है उसमें 6 महीने का जो है अंतर अवश्य होना चाहिए, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अगर 6 महीने का अंतर होगा तो एक साल में 2 ही जो है बैठकें बुलाई जा सकती हैं, तो याद रखिएगा, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। फिर आगे बात करते हैं अभी तक जो है 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कब कब तो 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक जो है दहेज निरोधक विधेयक पर, और फिर 1978 में जो है द्वितीय संयुक्त बैठक जो है बैंक सेवा आयोग विधेयक पर। फिर तृतीय बैठक 2002 में बुलाई गई थी, किस लिए तो पोटा के लिए बुलाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। यहाँ पे जितनी भी पॉइंट जो है बार बार पूछे गए थे उन्हीं को डिस्कस किया है। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।